आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का राजनैतिक पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इसका पंजीयन प्राप्त हो गया है। अब न्याय धर्म सभा राजनैतिक दल के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। चिर प्रतीक्षित ये कार्य था, जिसको विगत 30 वर्षों से सामाजिक रूप से संचालित किया जा रहा था। ये एक व्यापक न्याय स्थापना अभियान है जो लगातार 1990 25 सितंबर से लेके आज 2020 तक का एक लंबा सफर तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। इन 30 वर्षों में बहुत से कार्यक्रम संचालित हुए, तरह तरह के अनुभव हुए। यह एक सोशियो पॉलिटिकल कैंपेन था। शुरू से ही बताया जा रहा था कि न्याय स्थापना अभियान लीगल, सोशल और पॉलिटिकल स्तर से संचालित होगा और इस न्याय स्थापना अभियान को गति देने के लिए पूरी एक टीम, पूरा एक संगठन न्यायप्रिय लोगों का निरंतर सक्रिय रहा। हमने 25 सितंबर 1990 को जब ये न्याय स्थापना अभियान शुरू किया तो उस समय लोग इतनी बड़ी परिकल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि ये कितना व्यापक रूप लेगा। अब ये न्याय धर्म सभा अथवा एनडीएस के नाम से पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी सामने प्रस्तुत है। जनता जब चाहे तब इसको मतदान करके, बहुमत दे करके अपने लिए न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था प्रतिष्ठित करवा सकती है। एक व्यापक उद्देश्य को लेकर सक्रिय संगठन है और यह उद्देश्य इतना पवित्र, इतना प्यारा और इतना व्यापक है, इतना प्रभावशाली है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना भारत ही नहीं, कोई भी देश कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं हुआ। एक ही तरीका है देश को सुखी बनाने का, किसी भी राष्ट्र को सुखी बनाने का, चाहे वो छोटा राष्ट्र हो, बड़ा राष्ट्र हो, वो हिंदू राष्ट्र हो कि मुस्लिम राष्ट्र हो कि सिख राष्ट्र हो कि ईसाई राष्ट्र हो। कोई भी राष्ट्र न्याय के बिना
कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं होगा। विध्वंस जारी रहेंगे, लड़ाइयां चलती रहेंगी। 5% लोगों की प्रभुसत्ता कायम रहेगी, मालिक के रूप में वो बने बैठे रहेंगे। शेष 95% लोग गुलाम की भांति उनके अधीन दासतापूर्ण जीवन जीने को विवश होंगे। ये गुलामी, ये परतंत्रता, ये दासता, विवशता, मजदूरी और नौकरी की जिंदगी से ऊपर उठने का एक ही मार्ग है, उसे न्याय का मार्ग कहते हैं। ये एक ऐसा सतमार्ग है जिसे प्राचीन काल से ही माना जाता है कि बुद्धिमान लोग न्याय के पथ से अपना पैर नहीं हटाते। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, ये न्याय के पथ से अपना पैर नहीं हटाता, अर्थात सदा सदा के लिए इसको न्यायप्रिय है। इसमें 5% डिफेक्टिव लोगों को छोड़कर, पंचदोषों से ग्रस्त लोगों को छोड़कर शेष सभी 95% लोग सदैव न्यायप्रिय होते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। इसे कहीं भी सर्वेक्षण किया जा सकता है। 2005 में हमने न्याय स्थापना अभियान के तहत चारों न्यायशील जनाधिकारों का जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 99% तक लोगों ने अपनी सहमति लिखित रूप से दिया, जो कि न्याय धर्म सभा के दफ्तर में आज भी विद्यमान है। आप सभी को न्याय स्थापना अभियान के तहत इस न्याय धर्म सभा नामक राजनैतिक दल की शुभकामनाएं देते हुए हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी देश किसी न किसी दिन इस न्याय स्थापना अभियान को पूर्णतः स्वीकार करके न्याय धर्म सभा को अथवा न्याय धर्म सभा के आदर्शों के अनुकूल अपने देश के किसी भी दल को बहुमत देकर न्याय को प्रतिष्ठित करवा पाएगी। एनडीए से ज्यादा दिनों तक नहीं बचा जा सकेगा। न्याय धर्म सभा एक ऐसी पार्टी है जो वर्तमान भारत और दुनिया के किसी भी देश के राजनीतिक दल के जैसी नहीं है। इसका उद्देश्य केवल न्याय को प्रतिष्ठित करना ही है, किसी पर राज करना नहीं। प्रेत की तरह किसी के ऊपर सवार होकर के उस पर अपनी प्रभुसत्ता जमाने का उद्देश्य इसका कदापि नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं होती दुनिया को। तो सरल शब्दों में कहें तो न्याय धर्म सभा अथवा एनडीएस एक पार्टी मुक्त पार्टी है, एक संगठन है, बल्कि एक समाज है। न्याय धर्म सभा एक समाज है, इसलिए इसका नाम भी दूसरी तमाम राजनीतिक पार्टियों से अथवा दलों से हटके प्रतीत होता है। न्याय और अन्याय में फर्क तो है ही, अंतराल तो है ही।
पीछे तमाम राजनीतिक दलों को न्याय धर्म सभा के जो 111 प्रस्ताव हैं वो दिए गए थे, सभी सरकारों को दिए गए, प्रायः सभी सामाजिक संगठनों को, सभी मीडिया हाउसेस को, सभी मीडिया पर्सन्स को, पत्रकारों को। ये न्याय प्रस्ताव दिए गए। जब किसी ने खुलकर ईमानदारी से काम नहीं किया तो हम यथापूर्व बोलते ही चले आ रहे थे कि आप सब अगर नहीं करेंगे तभी एनडीएस राजनीतिक दल के रूप में काम करेंगे, अन्यथा नहीं। आप सब आज भी कोई पार्टी जो इसे न्याय प्रस्तावों को लागू करने के लिए तैयार है तो न्याय धर्म सभा उसका पूरा समर्थन करने को राजी है। न्याय स्थापित हो, इतना ही इसका उद्देश्य है। इसलिए न्याय धर्म सभा आपको केवल न्याय प्रस्तावों की जानकारी ही देगी, हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगने नहीं आएगी। किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी पर आधारित आपसे वोट नहीं मांगा जाएगा कि कोई फिल्मी कलाकार लाके उसकी पॉपुलैरिटी का वोट लेकर प्रभुसत्ता जमाई जाए, कोई खिलाड़ी को लाकर प्रभुसत्ता जमाई जाए, किसी साहित्यकार, किसी वकील, किसी पत्रकार को लाकर प्रभुसत्ता जमाई जाए, इसका कोई उद्देश्य नहीं। किसी भी नामी गिरामी व्यक्ति को लाके करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आप किसी को भी वोट दे दीजिए, जो भी न्याय धर्म सभा का कैंडिडेट होगा आप उसे वोट दीजिए। अगर एक को भी आप जितवाते हैं तब भी वो अपने संपूर्ण कार्यकाल में केवल 111 न्याय प्रस्तावों पर ही काम करता रहेगा। अगर वो वहां इतने बहुमत में है कि स्वयं उसे पारित कर सके तो उसे क्रमशः उसे वो पारित करता रहेगा प्राथमिकताओं के अनुरूप 111 प्रस्तावों में से। और यदि वह वहां पर बहुमत में नहीं है तो बड़ी शालीनतापूर्वक न्याय प्रस्तावों को हमेशा संसद या विधानसभा या अन्य किसी भी ऐसी जगह जहां वो नियुक्त होगा, चुना जाएगा, वहां पर वो अपने इन्हीं प्रस्तावों के अनुरूप व्यवस्था देता रहेगा, इन्हीं प्रस्तावों को ही उठाता रहेगा। न्याय धर्म सभा का अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई अन्य घोषणा पत्र और ना अलग अलग चुनाव में अलग अलग किसी घोषणा पत्र की जरूरत। इन 111 प्रस्तावों को ही इसके उद्देश्य में शामिल किया गया है। न्याय धर्म सभा के मुख्य उद्देश्य में है केवल महालोकतंत्र को स्थापित करना। प्राथमिक बात जो कि न्याय प्रस्तावों में से 111 में से 53वां प्रस्ताव है, 53rd। तो वो जो 53वां प्रस्ताव है वह महालोकतंत्र का है। महालोकतंत्र एक समग्र लोकतंत्र है, कंप्लीट लोकतंत्र है। एक होता है कि वो अल्प लोकतंत्र है या अत्यल्प लोकतंत्र है, दूसरा एक पूर्ण लोकतंत्र है। तो भारत या विश्व के किसी भी राष्ट्र में पूर्ण लोकतंत्र अभी कहीं नहीं लागू है। देयर इज नो डेमोक्रेसी in a complete way. There is no democracy in a complete way established in any country
इंक्लूडिंग इंडिया, किसी भी कंट्री में, दुनिया के किसी भी देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड वही हाल है। जितने जिनमें लोकतंत्र नहीं है उनका तो छोड़ें, जिनमें लोकतंत्र है उनमें ही लोकतांत्रिकता नहीं है, लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप स्थापित नहीं है। तो एक महालोकतंत्र, एक कंप्लीट लोकतंत्र, एक वास्तविक लोकतंत्र, सत्यात्मक लोकतंत्र, सर्वात्मक लोकतंत्र शासन के संपूर्ण अंगों प्रत्यंगों में जब सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित होती है तो उसे महालोकतंत्र कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है और इस पर हम अलग से भी किसी दिन लाइव पर पूरा कंप्लीट महालोकतंत्र पर आपसे बात करेंगे। न्यायधर्म सभा का यह मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद बाकी जो 110 प्रस्ताव हैं 111 में से, वो सब इसी के कहीं ना कहीं अनुकूल हैं और वो 110 प्रस्ताव यदि ये महालोकतंत्र लागू होता है तो वो सभी प्रस्ताव पूरी तन्मयता के साथ स्वतः इंप्लीमेंट हो जाएंगे। महालोकतंत्र अपने आप में एक समग्र लोकतंत्र है, कंप्लीट है वो। और देखिए, भारत का संविधान वर्तमान में जो अभी है, जिसकी ये प्रीएम्बल है, भारत का संविधान, इसमें उद्देशिका के नाम से प्रीएम्बल, हिंदी अंग्रेजी दोनों उसमें दर्ज है। इसको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि न्यायधर्म सभा की कितनी जरूरत थी इस संविधान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। सुने, भारत का संविधान उद्देशिका, नीचे लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान दें इस पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये न्याय मोटा सा लाल कलर में लिखा हुआ है, 3 न्याय, क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। यानी कि आर्थिक न्याय भी जरूरी है, सामाजिक न्याय भी जरूरी है और राजनैतिक न्याय भी जरूरी है। संविधान का ये उद्देश्य है। देख रहे हैं जी, किस उद्देश्य से संविधान बनाया और लागू किया गया है, इसे समझ लें। उद्देशिका में साफ साफ लिखा है। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 3 न्याय समझ लें। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर अगला, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखें, प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए? ये चीजें प्राप्त करने के लिए, माने तीनों न्याय और निजी मामलों की स्वतंत्रता। एक शब्द में कहूं तो ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता जो लिखा है, इसे एक शब्द में कहें तो क्या है? ये निजी चरित्र की स्वतंत्रता। इसमें जो छोटा छोटा लिखा है, ये मुख्य रूप से सोचे कि विचार अभिव्यक्ति करने का सबको अधिकार। विचार अभिव्यक्ति कोई
ऐसी चीज नहीं, विचार तो सब आपको बोलने का अधिकार ही है, वैसे संविधान में लिखने का कोई मतलब नहीं। आदमी दिन भर ही अभिव्यक्त ही कर रहा है जिसको जहां जो बोलना है। ये मुख्य रूप से देखें कि इस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सिर्फ आपको इतना एक फायदा होता है कि इसी के कारण ही मताधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। ये इसका मुख्य मुद्दा, इसीलिए इसमें स्पेशली लिखा हुआ है विचार अभिव्यक्ति। मतदान क्या है? विचार, मत माने विचार ही होता है। जब आप वोटिंग करते हैं तो अपना विचार ही व्यक्त कर रहे होते हैं, तो कुछ बोलने के लिए नहीं है, ये मत देने के लिए ही एक्चुअली लिखा है। इसे समझेंगे। अब आप इसे देख लें। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और तीसरा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा माने कि आप एक नागरिक के रूप में आप समान प्रतिष्ठा, समान स्थिति वाले हैं। देखें, ये बड़े गूढ़ शब्द हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और आप चूंकि नागरिक के रूप में समान प्रतिष्ठा वाले हैं, समान मूल्यवत्ता वाले हैं, समान इक्वल वैल्यू वाले हैं, इसलिए आपको अवसर भी समान रूप से सब प्रकार से मिलने चाहिए। जैसे कमाई का अवसर, खाना खाने का अवसर, नाचने का अवसर, गाने का अवसर, हंसने का अवसर, ये सब कई बातें हो सकती हैं ऐसी। आप देखें, आपको हर प्रकार का अवसर, पढ़ने का अवसर, कहीं भी कुछ भी करने का अवसर अगर किसी एक को है तो आपको भी मिलना चाहिए समान रूप से। समझे, ये बहुत कीमती शब्द हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता माने ये न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये तीन बातें देख रहे हैं, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता माने राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े न करना, राष्ट्र को राष्ट्र जैसा बनाए रखो, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता माने भाईचारा वाली बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को तद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखें, प्रीएम्बल कहां से शुरू करता है, कहां पहुंचा के कंक्लूड कर दिया। काहे के लिए इसको, संविधान को अपनाया, आत्मार्पित किया? हम भारत के लोगों ने लिखा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सब लिखा है, लोकतंत्रात्मक रखना है। देख लें, समाजवादिता इसमें बनाए रखना है। माने सामाजिकता कायम रखनी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिकता बनाए रखना है। देखें, और उसके नागरिक, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति आदि, उपासना आदि की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता और प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारे को भी बनाए रखना है। देखें, ये कंप्लीट इसमें ऐसी बातें हैं जो न्याय धर्म सभा के पूरे 111 प्रस्ताव, पूरे 111 प्रस्ताव इसकी पूरी व्याख्या कर डालते हैं।
इसको पूरी तरह से इस उद्देश्य की पूर्ति कर डालते हैं। ये सभी जो मूल्य हैं ये न्यायधर्म सभा के पूरे पूरे प्राणों में घुले हुए हैं और दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल के उद्देश्य में ये उद्देशिका नहीं पच रही है। किसी भी पार्टी के निजी अपने पार्टी के संविधान में, पार्टी के अपनी बायलाज में, किसी भी पार्टी के बायलाज में ये प्रीएम्बल ज्यों का त्यों उनके उद्देश्यों में ये उद्देशिका संविधान की कहीं पच नहीं पा रही है। और न्यायधर्म सभा इसे 100% न केवल पचा रही है बल्कि इसे प्रतिष्ठित कर रही है। अब इसको हम समझाते रहेंगे, काफी समय लगेगा समझने के लिए। न्यायधर्म सभा इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर रही है, पूरी समग्रता के साथ। अब छोटा सा इसमें केवल हम ये आपका आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय वाला जो मैटर है उस पर थोड़ा सा समझा दें। आर्थिक न्याय का अभिप्राय राष्ट्रीय तल पर क्या है इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। आर्थिक न्याय का अभिप्राय राजकोष से ही है, क्योंकि राष्ट्र में सारी अर्थव्यवस्था राजकोष से बनती और बिगड़ती है। ये जो राजकोष है यही आर्थिक न्याय का फंडामेंटल अथवा प्राथमिक आधार है। राजकोष का न्यायशील हो जाना, राजकोष का न्यायशील वितरण हो जाना ही किसी भी राष्ट्र में आर्थिक न्याय का फंडामेंटल पॉइंट है। देख लें, इसे पूरी तरह से समझ लें। आपको बहुत दिग्भ्रमित किया गया है और पिछले 70-72 साल से आप दिग्भ्रमित हैं। आजादी के बाद, पहले तो थे ही, और हजारों साल से दिग्भ्रमित हैं, 1-2 दिन की बात नहीं। क्योंकि किसी भी राज्य के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राजा के राजकोष में या राजकोष का न्यायोचित वितरण पिछले लाखों वर्षों से नहीं देखा जा रहा है। जनता के 4 ही जन अधिकार होते हैं, सरकार के 4 ही जन कर्तव्य होते हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जनता का जो अधिकार है वही सरकार का कर्तव्य होता है। क्यों? सरकार अगर दायी नहीं तो जनता को प्राप्त क्या होगा? सरकार का अगर कोई दायित्व तो नहीं बनता तो जनता की प्राप्ति तो उसी से हो, तो इसका मतलब कुछ प्राप्त नहीं होगा उसको। तो ये अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सरकार के 4 कर्तव्य हैं। क्या क्या? जनता को शिक्षा देना, जनता को रोजगार देना, जनता को सुविधा देना, जनता को संरक्षण देना। ये राष्ट्रीय तल पर समझे, राष्ट्रीय तल पर आर्थिक न्याय का केवल इतना ही मतलब है जो संविधान की उद्देशिका में आर्थिक न्याय के कॉलम में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन कोई राजनेता आपको आर्थिक न्याय कभी इस पर बोलेगा नहीं, कोई पार्टी नहीं बोलेगी। सभी राजनीतिक दल चुप, सभी राजनेता चुप, सभी समाजसेवी चुप, सभी प्रशासनिक अधिकारी चुप, सारे राजा लोग चुप, सारे नायक लोग चुप, सारे जज लोग चुप, सब साइलेंट बिकॉज दे डोंट वांट टू इंप्लीमेंट द इकोनॉमिक जस्टिस which has been declared by the Constitution of India at the time of its beginning। यह आत्मार्पित जहां से ये शुरू हो, 26 जनवरी 1942
49 को, ये अब देखिए इसको, अब ये जब संविधान को आप शुरुआत कर रहे हैं तभी से आप इस उद्देशिका को स्वीकार किए हैं, उसके बाद से नहीं, उसी दिन से जब संविधान आप अपना रहे हैं। देखें क्या कह रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाते समय ये उद्देशिका ली गई। इससे पहले से लिखा रखा, लिखा तो पहले ही होगा, उस दिन ही स्वीकार किया। और फिर इसके बाद आप देखें कि ये हम लोग 1949 से इसको स्वीकार किए हुए इस आर्थिक न्याय को, लेकिन आर्थिक न्याय जो मौलिक न्याय है, जहां अर्थ का सारा स्रोत राजकोष में बैठा हुआ है, वहां पर आप इसको अपना नहीं रहे हैं। 1949 से अभी तक कितना समय हो गया? आज हम लोग 2020 में बैठे, 71 वर्ष। एक लंबा पीरियड, 70+ बीत गया। आज तक हम आर्थिक न्याय नहीं किए, क्योंकि राजकोष का समुचित वितरण नहीं है। 4 ये जो जनाधिकार हैं, जनता को शिक्षा प्राप्ति का, रोजगार प्राप्ति का, सुविधा प्राप्ति का, संरक्षण प्राप्ति का, द एजुकेशन, द एम्प्लॉयमेंट, द एकोमोडेशन, द प्रोटेक्शन। These 4 fundamental public rights are justifiably required to be provided by the government। आगे सरकार द्वारा इस उद्देशिका की पूर्ति के लिए ही विधेयक बनाने हैं, विधायिका का गठन इसीलिए किया। लेकिन आज तक ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई विधेयक नहीं लाया गया जो 4 जनाधिकार आपको देता हो। तो these 4 fundamental public rights are the basic requirement of the public। पब्लिक से वोट लेते हो और पब्लिक को उसके अधिकार नहीं देते हो, इसको सोचो ठीक से। न्याय धर्म सभा क्यों जरूरी है? संविधान को वापस उसकी उद्देशिका को कब पूरा करोगे, उससे उसकी उद्देशिका को कब साकार करोगे, उस संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति कब होगी, इसी की पूर्ति के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान की उद्देशिका को चरितार्थ करने के लिए, साकार करने के लिए स्वप्न को न्याय धर्म सभा की जरूरत है। आर्थिक न्याय जो प्रीएम्बल में साफ साफ लिखा है, इकोनॉमिक जस्टिस, फंडामेंटल चीज है उसकी कि राजकोष का 4 भाग में सरकार विभाजन कर दे। बजटीकरण आर्थिक न्याय की दृष्टि से होना चाहिए था 25%, शिक्षा बजट 25%, रोजगार बजट 25%, सुविधा बजट 25%, संरक्षण बजट। ये 4 जनाधिकार जनता को दे दिए जाएं। और राजकोष जो आपने बनाया है, जनता से पैसा लेकर बनाया जाता है। पूरे देश में 50 लाख करोड़ की टैक्सेबिलिटी आपके सर पर थोप दी जाती है, इतना पैसा आपसे बटोरा जाता है और उसके बाद उसका समुचित वितरण नहीं किया जाता। 4 जनाधिकार
प्रदान करना सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। और इसीलिए 4 ही ये सेवाएं सरकार के द्वारा 4 ही जन सेवाएं बनती हैं। जनता के लिए शिक्षा सेवा, जनता के लिए रोजगार सेवा, जनता के लिए सुविधा सेवा, जनता के लिए संरक्षण सेवा। 4 ये सर्विसेज बनती हैं गवर्नमेंट की जनता के प्रति। ये ड्यूटी है सरकार की जनता के प्रति। तो जो जनता का अधिकार है वही कर्तव्य इसलिए होता है क्योंकि जब ये देंगे तभी तो उनको प्राप्त होगा, जब तो प्राप्ति का अधिकार सिद्ध होगा, और नहीं तो ये सिद्ध ही नहीं होगा। तो ये हुआ इकोनॉमिक जस्टिस। अब देखें, इस इकोनॉमिक जस्टिस को अगर सरकार इंप्लीमेंट करती है तो आपके द्वारा लिए गए, आपसे जो पैसे कलेक्ट किए गए हैं टैक्स के रूप में, राजस्व के रूप में, लगान के रूप में, दूसरे तमाम चुंगी चंगी जाने कितने रूपों में, सैकड़ों प्रकार के टैक्स हो सकते हैं संभावित। अब देखें, ये सभी टैक्सेस लेने के बाद आप ये जो टैक्स आपके प्रति, जैसे सूर्य पूरी दुनिया में प्रकाश द्वारा गर्मी उत्पन्न करके और जल को वाष्प बनाकर बादल बनाता है, ऊपर उठाता है और फिर पूरे राष्ट्र में जल की वृष्टि करता है। यह सूर्य व्रत है राज्य का, कि जो पृथ्वी से प्राप्त किया गया है पृथ्वी पर बरसाया जाए। बीच में बादल लोग लेके भाग जाएं कहीं, तो ये सूर्य व्रत और पर्जन्य व्रत ये सब तो मिट्टी में मिल जाएंगे राज्य के। आप देखें कि सूर्य की तरह आप सभी जगह से ऐसे कर का आकर्षण करते हैं, और दिखता किसी को नहीं कि कर लिया ले रहा है सूर्य, और बरसते हुए दिखता है। कर सत लखे न कोई, खींचते समय ना दिखाई दे और बरसे तो पूरा रस से भर जाए दुनिया। ऐसा ये राज्य का व्रत था। लेकिन ये सब व्रत कहां चले गए? गायब हो गए। आर्थिक न्याय ना हुआ। ये चारों जनाधिकार आप दे दीजिए, दुनिया के सारे अन्याय समाप्त हो जाएंगे, सारा शोषण समाप्त हो जाएगा। 4 प्रकार का ये बजट बना दीजिए, राजकोष को 4 भाग में बांट दीजिए, शिक्षा बजट, रोजगार बजट, सुविधा बजट, संरक्षण बजट, आर्थिक न्याय हो जाएगा। अब दूसरा देखें, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय सिर्फ इतनी सी बात है कि समाज में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसका समाज, समुदाय, संप्रदाय, एक इसका अपना कल्ट है, वो सांस्कृतिक परिवेश है। तो कोई भी व्यक्ति अपने निजी सांस्कृतिक मामलों में, वो चाहे व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से या सामूहिक, सामाजिक या सांप्रदायिक रूप से, संस्थागत रूप से, किसी इंस्टीट्यूशन के रूप में, अपने निजी मामलों के लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र रहे। सामाजिक संगठन है, एक संस्थान है, सामाजिक संप्रदाय है, सामाजिक कल्ट है। जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, आप इसे ध्यान दें। कहीं कहीं आर्य समाज, ब्रह्म समाज भी नाम सुनने को मिलते हैं। ये सब क्या है? एक कल्ट है। कल्चर माने होता है संस्कृति, और कल्ट माने होता है ऐसा एक सांस्कृतिक समूह, समाज, संगठन, संप्रदाय। दिस इज कल्ट। अब ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय का अभिप्राय कि आप चाहे कोई भी अपना
सांस्कृतिक जो कल्चर जो है वो आप अपनी जी सके, मतलब इसे कहते हैं निजी चरित्र की स्वतंत्रता। आज तक ये लोग व्याख्या नहीं कर पाए कि सामाजिक न्याय क्या है। कोई कहता है मंदिर में घुसने का अधिकार सामाजिक न्याय, कोई कहता है छुआछूत करें ना करें इसका कोई सिस्टम। देखें, सामाजिक न्याय निजी मामलों की स्वतंत्रता देता है। सामाजिक न्याय सिर्फ ये कहता है कि जैसे आर्थिक न्याय को हमने बताया कि छोटा सा राजकोषीय समुचित वितरण की व्यवस्था ही आर्थिक न्याय का मूल है। अब दूसरा देखें, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का भी मूल समझ लें, बाकी तमाम बातें इधर उधर की लोग करते हैं, लेकिन आप मूल इसका समझ लें कि निजी चरित्र की स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय है। उसमें जितना आप सोचते समझते हो वो सब आ जाता है। जब उसको एक्सप्लेन करके देखोगे, निजी चरित्र की स्वतंत्रता, निजी मामलों की स्वतंत्रता, निजी सांस्कृतिक निजी अभिरुचियों की स्वतंत्रता, आप निजी मामलों में जहां पे दूसरा शुरू हो जाता है, आप अपनी छड़ी को वहां तक घुमा सकते हैं जहां तक दूसरे की नाक न टकराती हो, लेकिन जहां दूसरे की नाक से आपकी छड़ी टकराती है वहां तक ये आपका, वहां से ये व्यवहार हो जाएगा, आचार नहीं रह जाएगा। तो निजी आचार की आपको स्वतंत्रता होती है। पारस्परिक व्यवहार के लिए तो नियम नीति निर्णय लागू होंगे। पारस्परिक व्यवहार के लिए नियमों की प्रतिबद्धता है, नीतियों की प्रतिबद्धता है, निर्णयों की प्रतिबद्धता है, लेकिन निजी चरित्र के मामलों की आपको स्वतंत्रता होती है। अब आप इसे देखें कि यदि प्रीएम्बल में वर्णित, संविधान की उद्देशिका में वर्णित ये दूसरा न्याय जो है, आर्थिक न्याय के साथ ही ये जो सामाजिक न्याय लिखा गया है, उसका अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आप निजी मामलों के लिए स्वतंत्र सिद्ध हैं। निजी आचार की स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय है। कि कैसे कि निजी मामलों में कोई भी संप्रदाय कैसा, क्या वो बुर्का पहनना चाहता है कि नहीं पहनना चाहता, कोई संप्रदाय, निजी मामलों में कोई अगर किसी संप्रदाय में शामिल है तो सांप्रदायिक रूप से वो निजता हो गई उसकी। हाँ, उस संप्रदाय को अगर वो छोड़ देता है, उससे बाहर निकल जाता है, तो संप्रदाय उस पर दबाव नहीं बना सकता। वो फिर उसका निजी, वो केवल व्यक्ति के रूप में निजी रह गया है। किसी कल्ट का हिस्सा नहीं बचा है तो वो बाहर हो सकता है उससे। वो नमाज पढ़ सकता है, वो मंदिर जा सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, वो कोई भी उपासना कर सकता है या नहीं कर सकता, जैसी उसकी मर्जी हो, जैसा चाहे वैसा करे। ये जो निजी मामलों में वो शादी करेगा कि नहीं करेगा, तलाक देगा कि नहीं देगा, तो आप देखिए, ना तो आपको तलाक की स्वतंत्रता है, ना शादी की स्वतंत्रता है, ना, सब चीज के नियम आपके ऊपर थोपे हुए हैं। तो सामाजिक न्याय लगभग समाप्त कर दिया गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ भी थोपे तो सामाजिकता बचेगी क्या? निजी तल पर आप क्या चाहते हैं? आप कोई हिंदू होना चाहते हैं, हिंदू हो जाइए। आप सिख होना चाहते हैं, सिख हो जाइए। जैन होना चाहते हैं, जैन होना हो जाइए। राम की उपासना करना चाहते हैं, राम की उपासना कीजिए। कृष्ण की करना चाहते हैं, उनकी कीजिए। शिव की करना चाहते हैं, उनकी कीजिए। नहीं करना चाहते हैं, न कीजिए। विष्णु की करना चाहते हैं, उनकी कीजिए। लक्ष्मी की करना चाहते हैं, उनकी। जो पसंद आता है आप कीजिए, जो मर्जी आता है आप करिए। आप टमाटर खाएंगे कि आलू खाएंगे, ये निर्णय आपका है। जहां तक आपकी निजता है वहां तक आप स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक या सांप्रदायिक रूप से, आप जो भी निजता की जो परिभाषा इस किसी भी रूप में, समूह की निजता, एक संस्था की निजता, एक समाज संप्रदाय की निजता, किसी परिवार की निजता, किसी व्यक्ति की निजता, निजता जिस भी यूनिट के लिए अपनी जो निजता है उसकी स्वतंत्रता अगर बनी रहे तो मनुष्य सामाजिक न्याय को प्राप्त कर चुका। और ये चीज भी लोगों ने अड़चन में आपकी डाल रखी है, पूरी दुनिया में डाल रखी है अड़चन में।
निजी मामलों की स्वतंत्रता आपकी लगभग लोगों ने समाप्त कर दिया है। तो आर्थिक न्याय तो आपका गया, प्रीम्बल के अनुसार उद्देश्य, संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप संविधान बनाया नहीं गया। संविधान के विधेयक जो बिल बनाए चले जा रहे हैं, रोज बिल बनाए चले जा रहे हैं, वो बिल कोई उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो सारे बिल फर्जी बन रहे हैं। आप ध्यान दें इस बात पे। ना तो आपके साथ आर्थिक न्याय हुआ आज तक, ना आपके साथ सामाजिक न्याय हुआ आज तक। तो राजकोष का समुचित वितरण नहीं हुआ तो आर्थिक न्याय डूब गया। निजी चरित्र की स्वतंत्रता नहीं दी तो सामाजिक न्याय डूब गया। अब देख लें राजनैतिक न्याय बचा, उसका क्या असर हुआ उसे समझ लें। संविधान में जो तीसरा न्याय कहा गया है उसे राजनैतिक न्याय कहते हैं। राजनैतिक न्याय में संविधान क्या चाहता है कि जो राजकीय व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय व्यवस्था है, राष्ट्रीय संपूर्ण शासन व्यवस्था, पूरा का पूरा शासन जब तक सार्वजनिक सहभागिता को सुनिश्चित नहीं कर लेता तब तक राजनैतिक न्याय सिद्ध नहीं होता। क्यों? राजनीति क्या है? शासन। शासन क्या है? शासन दो भाग में है, शासन सत्ता, शासन व्यवस्था। शासन सत्ता क्या है? विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। चौथा कहते हैं मीडिया। मीडिया सीडिया भी फर्जी है, वो सरकारी खुद ही सूचना दे दी है कि मीडिया क्या होता है। सही ढंग की सारी सूचनाएं जो आपको सूचना प्राप्ति का अधिकार ही दे दिया जाए तो मीडिया स्वतः मूल्यहीन हो जाती है, कोई मतलब नहीं उसका। अगर आपको सीधी सी बात है कि राजनीतिक न्याय का उद्देश्य केवल राजनीति में न्याय से है, और राजनीति क्या है? शासन। शासन क्या है? सत्ता और व्यवस्था। विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और विधान, मंत्रणा, न्याय। इसे दूसरे शब्दों में नियम, नीति, निर्णय। नियम को विधान कहते हैं, नीति को मंत्रित्व कहते हैं। मंत्री का काम है नीतियां बनाना, और न्यायिका का काम है निर्णय देना। तो ये नियम, नीति, निर्णय अथवा विधान, मंत्रणा, न्याय, और इधर विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, ये आप देखिए सत्ता क्या है? विधायक, मंत्री और न्यायाधीश, ये सत्ताधीश हैं। अब जनता के साथ राजनीतिक न्याय क्या होगा समझ लें कि एक तो इसमें शासन सत्ता में सहभागिता, और दूसरा शासन व्यवस्था में सहभागिता। समान भागीदारी सबकी हो। ये कैसे भागीदारी होगी कि पोस्ट तो एक प्राइम मिनिस्टर के, सब कैसे भागीदारी करेंगे? तो सबकी सहमति ले ली जाएगी, सबका मत ले लिया जाएगा, और जिसको भी लोग अपने बीच में से, जिसको भी सब लोग बहुमत दे दें वो प्रधानमंत्री बन जाए, जिसको बहुमत दे दें वो विधायक बन जाए, जिसको बहुमत दे दें वो मंत्री बन जाए, जिसको भी बहुमत दे दें वो न्यायाधीश बन जाए। ये हुई बात। और इसी तरह से जैसे सत्ता में सार्वजनिक भागीदारी हुई, उसी तरह व्यवस्था में भी नियम, नीति, निर्णय माने विधान, मंत्रणा, न्याय, ये भी तीनों में अगर सबकी सहमति हो जाए, सबका मत परीक्षण हो जाए, सबके का मत सुन लिया जाए, तो लोक मत से बहुमत पूर्वक नियम, नीति, निर्णय पारित अथवा खारिज हो सके, सत्ता में पद नियुक्ति अथवा पद निरस्ती हो सके,
और ये नियम नीति निर्णय पारित अथवा खारिज करने दोनों अर्थों में लोकमत का परीक्षण होता रहे। तो ये सार्वजनिक भागीदारी इस पूरी राजनीति में सुनिश्चित हो गई। ये तो कोई भी साधारण व्यक्ति भी इसे समझ सकता है और विद्वान से विद्वान भी इस पर झूल सकता है कि यस दिस इज फैक्ट। और इससे भिन्न कोई राजनीतिक न्याय की परिभाषा नहीं हो सकती, ये भी पक्का समझ लें। और जो कोई भी कुछ बोले तो निश्चित रूप से वो कोई कपट जाल ही रच रहा होगा। राजनीतिक न्याय का अन्य कोई अर्थ नहीं होता। राजनीति के दो ही विभाग हैं, सत्ता और व्यवस्था। सत्ता भी त्रिपदीय है और व्यवस्था भी त्रिपदीय है। 3 सेक्शन है इसकी, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। ये शासन के 3 हैं और इसीलिए सत्ता में विधायक, मंत्री, न्यायाधीश बनता है और विधान, मंत्रणा, न्याय इधर ये व्यवस्था बनती है। ये देखें, शासन माने राजनीति, ये 3 सेक्शन वाली है, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। और इसमें सत्ता, विधायक, मंत्री, न्यायाधीश, ये सत्ताधीश हैं। और इधर व्यवस्था, विधान, मंत्रणा, न्याय अथवा नियम नीति निर्णय। ये देखें, ये इधर सत्ता, इधर व्यवस्था और ये शासन पूरा बीच में, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। चौथा मीडिया कहते हैं, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं। अगर लोकतंत्र ही है तो इसका क्या महत्व। और फिर मीडिया कोई है भी तो सोशल मीडिया ही पर्याप्त है। बनियों के मीडिया से मीडिया चलाओगे, वो तो अपने धंधे के हिसाब से आपको खबर दिखाता है। धंधे के हिसाब से खबर दिखाएगा, जिसमें उसका धंधा बढ़िया चले, उसको ज्यादा पर सेकंड ज्यादा पैसा मिले, वो दिखा। जो ज्यादा पैसा देगा उसका दिखाएगा, वो चाहे गलत ही क्यों ना। तो ये बनिया का मीडिया से आप काम चलाएंगे, हाँ? इसीलिए न्याय धर्म सभा 30 साल से बनियों के मीडिया पर कोई विश्वास नहीं रखती। हमने देखा इनको सबको प्रयोग करके, 1-2 बार टेलीकास्ट हमने करके देखा। ये बड़े पैसे के सिस्टम में फंसे हुए बेचारे। तो ये जो कॉमर्शियल मीडिया है, आप क्या सोचते हैं बेचारे कोई नेक काम करेंगे? कभी फायदे का काम करेंगे कि नेक काम करेंगे? फ्री का इनको देखो। प्रिंट मीडिया है वो बेचारा अपना अखबार चारों तरफ, जितने पन्ने अखबार आते हैं 1.5-2 रुपए में, आपको ये कमर्शियल मीडिया दे देगा कोई बनिया, कमर्शियल आदमी? जितने पेज आते हैं उतने का तो रद्दी, इससे ज्यादा का बिक जाए, है? वो आता कहां से पेपर? ये ऊपर शासन से फ्री में बढ़िया सेटिंग आई मीडिया है। इसलिए इस मीडिया का, हमारी तो इस मीडिया में कोई आस्था नहीं। और सोशल मीडिया पर जो है एनडीएस का साम्राज्य है। और अब ये दुनिया के बदमाश वर्ग जो है उसे बंद करने की स्थिति में नहीं, पब्लिक हो गई है जागरूक, तो सोशल मीडिया बंद होगा नहीं कभी। ये कोशिश करते हैं अपने लिए। 1 से 5% के लोग बड़ी ट्राई करते हैं किसी तरह सोशल मीडिया पर कैप्चर कर लें, उसे बंद कराने, कम कराने, दबाने, और कभी नेट काट देने, कभी कुछ और करने में लगे रहते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत शिक्षा बढ़ गई। शिक्षा रोक सकते हो तभी मीडिया रुकेगी। अगर शिक्षा नहीं रोक पाए तो मीडिया नहीं रुकी। ज्ञान मोक्ष प्रदवेद बखाना। लोगों ने सोचा स्वतंत्रता आंदोलन चलो ना, कोई स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत नहीं। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, जैसे ही तुम शिक्षित हो जाते हो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान मोक्ष प्रदवेद बखाना। वैदिक वचन क्या है कि तुम्हें ज्ञान ही तुमको मुक्त करेगा। वेद माने ज्ञान ही होता है, इसलिए धर्म ग्रंथों को वेद ही कह दिया कि ज्ञान ही तुम्हारा धर्म है, वही ग्रंथ है, वही सब कुछ है। और इसीलिए सत्य के ज्ञान, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप देखिए, सत्य से भिन्न कोई धर्म ही नहीं होता। उपनिषद कहता है कि यो वै स धर्म सत्यम वै तत्। अब आप देखिए
कि सत्य से भिन्न धर्म होता ही नहीं कुछ। अच्छा, अब आप लोग धर्म क्या जानते हो? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। कभी सुना आपने सद्धर्म? ना ना, कोई रस नहीं। सत्य ही धर्म होता है और सत्य से हट के ही सारे धर्म चला रहे हैं। कोई जय श्री राम वाले नारा लगाए पर जय श्री सत्य नहीं बोलते, जबकि सत्य में जयते वेद वचन अवेदों के विरुद्ध हैं। इंसाफ में रस नहीं, इस्लाम में रस है। देखो पूरी दुनिया को देखो, ये कहां जा रहा है? जीसस में रस है, जस्टिस में नहीं। इस्लाम में रस है, इंसाफ में नहीं। हिंदुत्व में रस है, न्याय में नहीं। शक्ति में रस है, सत्य में नहीं। ये 5% आदमी विचित्र है। 95% को न्याय में रस है। 95% को न्याय प्रिय होते हैं। 95% आदमी चाहता है कि सही काम 2 + 2 = 4 होना चाहिए, 3 5 ठीक नहीं। और 5% लोग जो हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, उनके लिए नहीं, न्याय ठीक नहीं, न्यायवाद नहीं, राष्ट्रवाद ले आओ। चारों जन अधिकार न देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, सिख राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, पूरी दुनिया को माठा किए पड़े भाई लोग। संविधान क्या कहता है? वेद क्या कहता है? उपनिषद क्या कहता है? अब कोई भी अच्छा आदमी क्या कहता है? राम राज्य की भी चौपाई पढ़े, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, भयरु न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम ने जब विषमता मिटा दी तो बैर मिट गए। विषमता अन्याय है और समता को न्याय कहते हैं। समाधिकारिता, एक को शिक्षा देते हो उसी के समान दूसरे को शिक्षा दे दो, इसमें इतना जोर क्यों पड़ रहा है तुमको? तुम सस्ती शिक्षा देने तैयार हो जाते हो। सस्ती शिक्षा सेवा, सस्ती मेडिकल से, सस्ती क्या होता है? इस सस्ती महंगी की बात क्या करते हैं, न्याय की नहीं। अरे न्यायोचित जो होता हो वो दो, सस्ता महंगा क्या है? गुणवत्ता चाहिए शिक्षा, न्यायपूर्वक शिक्षा दो, जो भी गुणवत्ता की हो सबको समान रूप से दो। अच्छी है तो अच्छी दो, खराब है तो खराब दो। अच्छा स्कूल में बैठाना तो सबके लिए अच्छा सबको स्कूल सुलभ करा दो, और साधारण स्कूल में अगर सुलभ है तो सबके लिए साधारण स्कूल कर दो। न्याय जो करना है न्यायपूर्वक करो। कहेंगे नहीं हम एसी लगा के स्कूल पढ़ाएं, नहीं। अगर प्रति नागरिक शिक्षा घोषित कर दो तो क्या बुरा है? तुम अच्छा स्कूल, बड़ा स्कूल, एसी का स्कूल, सब नौटंकी करने के लिए तुम तैयार हो। न्यायपूर्वक शिक्षा नहीं देना चाहते कि यदि एक नागरिक को शिक्षा मिलेगी तो दूसरे को भी उसी के समान मिलेगी। 25 साल तक निःशुल्क शिक्षा सबकी समान रूप से सुलभ होनी ही चाहिए। समान पाठ्यक्रम, समान बातें, मनुष्य ही मौलिक शिक्षा सबके समान चलनी चाहिए। भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन की, चारों विषयों की। और फिर उसके बाद 4 कर्मों का प्रशिक्षण, कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व, दैट्स ऑल। 4 शिक्षण, 4 प्रशिक्षण, 25 साल का कोटा पूरा। राजकीय विद्यालय खोल दो, राजकोष से उसे चलाओ, सैलरी दो, सबको सब सुविधाएं पहुंचा दो, बात खत्म हो जाती है। न्याय धर्म सभा इसे अंजाम दे रही। सबको शिक्षा, प्रति व्यक्ति शिक्षा, प्रति परिवार रोजगार, और प्रति बस्ती सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, आवासीय सुविधाएं, रहने की व्यवस्था, और चारों संवर्गों को संरक्षण। सृष्टि के चारों संवर्ग, जड़ पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी और मनुष्य, सबको संरक्षण मिलना चाहिए था। अब आप देखिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है कि राजकोष का समुचित वितरण करो, चारों जनाधिकार सुलभ कराओ उससे। और सामाजिक न्याय क्या है कि निजी आचार की स्वतंत्रता दे दो। और
राजनीतिक न्याय क्या है कि महालोकतंत्र, राजनीति में सारी जनता की भागीदारी सुनिश्चित करो। राजनीति के दोनों तलों पर, सत्ता और व्यवस्था में, और सत्ता और व्यवस्था के तीनों विभागों में जनमत द्वारा, लोकमत द्वारा पद नियुक्ति, पद निरस्ती और नियम नीति निर्णय के पारित और खारिज किए जाने की व्यवस्था, ये अपना, इसे महालोकतंत्र कहते हैं, वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं। अभी 1/12 भाग चला, ये 12 मताधिकार बैठते हैं, जिसमें से आपको एक सिर्फ विधायिका के गठन के लिए आप मत करिए और उसे हटाने का भी अधिकार नहीं आपको। और नियम नीति निर्णय तो वो खुद बनाएंगे, पारित खारिज वो खुद करेंगे, तुम जनता चुप रहो, कुछ मत बोलो। तो राजनीतिक न्याय कहां हुआ? वो चिन्नू लोकतंत्र जो तुम्हारा है, 1/12 भाग। तो इस चिन्नू लोकतंत्र से आप इतना बड़ा राजनीतिक न्याय गायब कर देंगे? गायब कर दिया आपने, लौटी न्याय धर्म सभा इसे लौटा रही। तो ये तीनों न्याय जो उद्देशिका में दर्ज हैं राष्ट्रीय संविधान में, भारत के संविधान में, इस प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र में ये तीनों न्याय प्रतिष्ठित होते ही ये वास्तव में ही प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य सिद्ध हो जाएगा। अब पूरी दुनिया ही इसका आदर करेगी, पूरी दुनिया ही इसका सम्मान करेगी और पूरी दुनिया इसे सराखों पर भी बैठाएगी, इसकी हर बात स्वीकार करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी नागरिकों को इसकी जरूरत है। ये जो बातें भारत के संविधान में लिखी, इसलिए ये आप सुनिश्चित समझें कि तीनों न्याय की प्रतिष्ठा इस 111 प्रस्ताव की राजनैतिक, न्यायशील राजनैतिक पार्टी में, न्याय धर्म सभा में, एनडीएस में पूरी तन्मयता से, ये पूरी इसके प्राण प्राण में ही रमा हुआ है। अब इसके अतिरिक्त इसका कोई काम भी नहीं, इसका कोई भी बायलाज इसके पढ़ के, जो चुनाव आयोग ने हमको रजिस्टर करके दिया है, उसे पढ़ करके कोई भी गदगद हो सकता है। और उसमें साफ साफ ही लिखा हुआ है सब बात। इसके मुख्य उद्देश्य महालोकतंत्र और 111 पूरे प्रस्तावों का संक्षिप्त में, उसे संक्षेप में दिया, बाकी इसके तो पूरी एक एक बुकलेट है, एक एक प्रस्ताव, तो उन पर, और ये सारे कॉपीराइटेड भी, हमने न्याय धर्म सभा को गिफ्ट दिया, और इसलिए कि ये कोई दुरुपयोग ना कर सके, तो ये सुव्यवस्थित किया जा रहा है कानूनी रूप से, और इस राष्ट्र को ऊंचा उठाने, और जल्दी ही आप लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे तो ये 2025 तक में ही इसका ग्राउंड तैयार हो जाएगा, और 25 से पहले ही करवा लो, ज्यादा अच्छा है। एक आध कोई चुनाव बीच में फंसे तो सारे लोग इसको बहुमत देके और अपना एक करवाइए काम। और न्याय धर्म सभा को तो एक ही दिन का सरकार बना लो, अगर कंप्लीट बहुमत में आती है तो एक ही दिन में इस देश ही नहीं पूरी दुनिया का उद्धार हो जाएगा, और न्याय धर्म सभा की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। जस्ट ए सिंगल डे, वनडे मैच, एक दिन खेलो, सब आर पार, सदा सदा के लिए राजनीति का शुद्धिकरण हो जाएगा, सदा सदा के लिए राष्ट्र का उद्धार हो जाएगा, फिर कभी कोई प्रजा को नहीं रोना पड़ेगा, और पूरा का पूरा आपको न्याय राज्य आ जाएगा, जिसको आप चाहे राम राज्य कह लेना, चाहे जोश राज्य कह लेना, चाहे इंसाफ राज्य कह लेना, चाहे जस्टिस राज्य कह लेना, चाहे जो तुम्हारे मन आए, वो इतना सुंदर होगा कि तुम सिर्फ नाचोगे। एक दिन की सरकार बनाओ और हमेशा हमेशा के लिए गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, उपद्रव, सभी दुखों से छुटकारा पाओ। ऐसा है राजनीतिक की पार्टी का मॉडल, न्याय धर्म सभा, एक अद्भुत पार्टी। अब हम इस पर बोलते रहेंगे, प्राय हम प्रयत्न करेंगे कि हर संडे को 8 से 9 आपके साथ लाइव हम बात कर पाए। यदि संभव हुआ तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे, और आप सब चाहेंगे तो हम इसे कंटिन्यू संडे संडे करेंगे। जितनी ज्यादा इस पर आपकी आकांक्षा में दिखाई देगी, उतना
हम इस पर समय देते रहेंगे। आप सभी से अपील है कि आप लोग 8 से 9 के बीच में अभी प्रति रविवार प्रयत्न करें कि सभी फेसबुक जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी फेसबुक के सुनने, देखने और इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो सब इसे लाइव देखें और उपस्थित रहें 1 घंटे के लिए। रविवार को, प्रत्येक रविवार को 8 से 9 इस पे हम उपस्थित रह सकते हैं और इसको पूरे देश में आप इसे शेयर कर सकते हैं, पूरी दुनिया में शेयर कर सकते हैं और इसे जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी न्याय धर्म सभा को इसकी जानकारी घर घर पहुंचाएं। और जानकारी ही क्रांति है, केवल जानकारी ही क्रांति है। जनता को केवल जानकारी दीजिए। 95% आदमी न्यायप्रिय है, वो सब वोट देके बहुमत द्वारा अपना ये सारे 111 न्याय प्रस्ताव इंप्लीमेंट करा लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए गरीबी, भुखमरी, तबाही, बेरोजगारी, तकलीफें, अशिक्षा, शोषण, भ्रष्टाचार, दुराचार सभी से मुक्त हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए तकलीफों से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, वो न्याय धर्म सभा ने खोल दिया है। आप सबसे अपील है इस रास्ते का अनुगमन करें और एनडीएस ज्वाइन करें। ज्यादा से ज्यादा लोग देश में एनडीएस ज्वाइन कर 25 से पहले आप सब 95% आदमी ज्वाइन कर लेते हैं तो 25 के बाद भारत सतयुगीन वातावरण में प्रवेश कर जाएगा। और ये बड़ा पुराना उद्देश्य घोषित है कि 15 से 25 के बीच में न्याय धर्म सभा न्याय का प्रचार प्रसार करके और ऐसा पर्यावरण विकसित करेगी न्याय का कि 25 के बाद भारत एक घिस्टा पिस्टा गरीब भारत नहीं होगा, भुखमरा भारत नहीं होगा जिसमें 95% आदमी दुख उठा रहे हैं, 80% आदमी को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, 70% आदमी अशिक्षित हैं या शिक्षा अल्प है। तो ऐसी स्थिति में आप सब समझते हैं कि न्याय धर्म सभा की एक प्रासंगिकता है और ये आपको एक दिन की का भी अगर आप इसी सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए सारे दुख दूर हो जाएंगे राष्ट्र के। इसके साथ ही आज का समय हो गया है तो हम अपनी बातों को विराम देंगे और अगले रविवार 8 से 9 आप सबकी उपस्थिति के लिए हम अपील करते हैं आप सब उपस्थित रहें और इसे शेयर करें और आगे बढ़ाएं, घर घर तक पहुंचाएं और मौखिक रूप से भी प्रचार करें। जितने लोग हमको सुन रहे हैं न्याय का प्रचार करें और देश का उद्धार करें। सभी को उपस्थिति के लिए धन्यवाद और लाइव देख रहे सभी मित्रों को ढेर सारा स्नेह और शुभकामनाएं एक नए राष्ट्र की, न्यायशील राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए। आप सभी का धन्यवाद।